ऑलवेज बेटर टू सेट बाय मीटर। हम लोग क्या करते हैं, कान पे सुन के सेट करते हैं। छोटे छोटे 2-3 स्टेप क्या कर सकता हूँ तो इसमें ऑडियो को और अच्छा इनहांस कर सकता हूँ। मीडिया की लाइन में एक नॉर्मल सा सीधा सा फॉर्मूला है, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। म्यूजिक प्रोडक्शन का फोकस है म्यूजिक को बनाना, उन टूल से रूबरू करवाना किसी को जो म्यूजिक बनाते हैं। जिसमें आपको आनंद आ जाए वो म्यूजिक, जिसमें आनंद ना आए वो शोर। साउंड इंजीनियरिंग का कोर नॉलेज एरिया इज साउंड फिजिक्स, कैसे कैप्चर होगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसके अंदर। इसका कोर एरिया इज म्यूजिक। म्यूजिक इज नॉट फिजिक्स, म्यूजिक इज आर्ट। तो स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है, एक म्यूजिकल तरीका, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका पर्पज यही है, सीन के इमोशन को बिल्ड करना, उसको जस्टिफाई कर देना। हमारा जो शरीर है वो फ्रिक्वेंसीज को रिस्पॉन्ड करता है। कल डबिंग है, एम्पायर स्टूडियो में आजा, पेनल्टी फिल्म का डबिंग चल रहा था। लोकेशन के साउंड यूजफुल नहीं है क्योंकि नॉइस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पूरी फिल्म रिप्रोड्यूस की जा रही है स्टूडियो के अंदर। कई कैरेक्टर पर्सनैलिटीज दिखती बहुत बड़ी हैं लेकिन आवाज बहुत छोटी होती है, तो उसको डब किया जाता है ताकि वो कैरेक्टर डिफाइन हो सके। म्यूजिक सीखने का मतलब म्यूजिकल सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। सुरों का ज्ञान आपको आना बहुत जरूरी है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट आना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे उतना। आज के हमारे गेस्ट है सुरजीत मनोचा सर, जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड साउंड डिजाइनर है। उन्होंने काफ़ी सारे फिल्म और एड्स के लिए काम किए हैं। आज के एपिसोड में हमने उनसे बात करी है म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में, साउंड डिज़ाइन क्या होता है, फिल्म में डबिंग का क्या प्रोसेस होता है, एंड और भी इंटरेस्टिंग बातें करी है म्यूजिक से रिलेटेड। तो प्लीज़ ये एपिसोड इन तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंजॉय द शो। मैं टीवी सुन रहा हूँ, मैंने टीवी का वॉल्यूम 100 पे रखा हुआ है, और मैं यहाँ से कोई लेवल को सेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो मुझे लाउड सुनाई देगा, बट एक्चुअल में वो जो सिग्नल है ना उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। मशीन में उसकी स्ट्रेंथ कम है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू जज योर सिग्नल बाय मीटर। तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग होता है आपके मीटर के अंदर, यूजुअली -10, -12, -18 से वो रेंज है उसकी। तो उस रेंज के बीच में ना आपका ऑडियो ऐसे जंपिंग रहना चाहिए, दैट्स इट। सो माइक कितना डिपेंड करता है साउंड के लिए? माइक और डिपेंड एट द सेम टाइम अगर ऑडियो इंटरफेस है तो आप बताओ आपको क्या लगता है माइक में ऐसा क्या चेंज होता होगा कि जैसे ये डायनेमिक माइक्रोफोन है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स अ नॉर्मल डायनेमिक माइक्रोफोन, राइट। डायनेमिक माइक्रोफोन के अंदर एक डायफ्रेम है यहाँ पे ऊपर, जो ये कुछ ऐसा शेप का होता है। इट्स अ सर्कल फ्रेम, डायफ्रेम है। डायफ्रेम मतलब जैसे हमारे कान का पर्दा होता है वैसे डायफ्रेम है। मैं बोल रहा हूँ, ये जो मीडिया है, मतलब ये जो एयर है अराउंड, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, वो पार्टिकल्स उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, वो डायफ्रेम वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म समझ रहे हैं हम। उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के चेंजेस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है। ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाते हम, बेसिकली वो चेंजेस को हम कहीं पर भेज रहे हैं। इट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। वो सिग्नल को हमने भेजा इंटरफेस तक। अब इंटरफेस क्या कर रहा है? इंटरफेस हर चीज़ में होता है। आपके कंप्यूटर में भी पीछे जो लाल कलर का बटन होता है, गोल कलर का, ग्रीन कलर का होता है, जिससे हम सुनते हैं माइक्रो, वो भी इंटरफेस है। वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल वेव तो ऑलरेडी है। ये इलेक्ट्रिकल वेव आपके कंप्यूटर में जो रीपर सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझ नहीं सकते। आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझ नहीं सकता। रिज्यूमे विल कंटिन्यू। ओके, इंटरफेस तक आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा, ठीक है, किसके थ्रू? केबल के थ्रू। XLR केबल लगी हुई है इसके नीचे। XLR केबल लगी है। XLR, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है XLR का? आते हैं उसके ऊपर भी आते हैं। टिप रिंग स्लीव 3 पॉइंट हैं उसके। ये केबल आपके इंटरफेस में, अभी इंटरफेस क्या कर रहा है? आपका इंटरफेस USB से आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये इंटरफेस बीच में आने वाली वो मशीन है जो कुछ तो कन्वर्जन करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने हमेशा एक सॉफ्टवेयर अपना ओपन किया जब वीडियो एडिटिंग का, तो उसके अंदर ना एक सैम्पल रेट का ऑप्शन होता है, या फिर जब कभी आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, तो ऑडियो स्टैंडर्ड आउटपुट 48/24 ये आउटपुट होगा। जब हम वीडियो इंजन में बाउंस करते हैं तो वहाँ पर ऑडियो के अंदर ये ऑप्शन आता है कि आपका सैम्पल रेट कितना है। सैम्पल रेट मतलब ये इंटरफेस मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ना चॉप करता है, कटिंग कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। इसको कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग, अब ये सैम्पल्ड पार्ट्स जो होते हैं ना, ये सैम्पल्ड पार्ट अरेंज होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। अगेन 3 चीज़ें हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, क्लॉकिंग, ये सब प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। अल्टीमेटली, इतना डीप में नहीं जाते, अल्टीमेटली आप
को आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ना एक वेव फॉर्म जैसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। उस वेव फॉर्म को देख के हम ये जज करते हैं कि हाँ देखो ये ऑडियो सिग्नल है, राइट। इसके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब आपका माइक्रोफोन का कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डायफ्रेम का क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब जितने भी मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं उसमें फिजिक्स हमने देखो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी है। रेसिस्टेंस नाम से एक टर्म होती है, इम्पिडेंस नाम से एक टर्म होती है, ये सब टर्म्स हैं, राइट। कहाँ यूज़ हो रही है? यहीं यूज़ हो रही हैं ये सारी टर्म्स। हमें सिग्नल को लॉस होने से बचाना है। मैंने इस एनवायरनमेंट में कुछ बोला है, वो इसने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैप्चर किया है, उसने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके अंदर बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे हैं। उस लॉस को हमें मिनिमम से मिनिमम करना है, जिसके लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। यही रीज़न है कि ये माइक्रोफोन का कॉस्ट चेंज होता है। दैट इज़ 1। नंबर 2, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं किसी फ्रिक्वेंसी रेंज में बात कर रहा हूँ। लाइक मेरा एक लो है, मिड है, एक कुछ हाई है। सस्ते माइक्रोफोन में आप जनरली देखोगे वो हाईज की तरफ ज़्यादा कैप्चर करते हैं, लोस को कैप्चर नहीं करते। जैसे मैं बेसिक कंपनियों के नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियसली पर हम बैठे हैं। तो जो बहुत सस्ते माइक्रोफोन है उसमें लोज आता ही नहीं है, हाईज से सिर्फ हाईज है। हाँ करेक्ट। वो जो एक पहले हम लोग यूज करते थे कॉलर माइक, छोटे 250-300 में आती है, वो यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे तो बहुत टेलीफोनिक साउंड आता होगा। तो वो क्या ना बहुत लाउड आता था साउंड, बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग है उसकी। तो बेसिकली जो सस्ती डिवाइस होती हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं पर्टिकुलर चीज़ को कैप्चर करने में। तो लिसनिंग फ्रिक्वेंसीज पे ना फोकस है उनका, कि बातचीत करने में जो फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है, जो नॉर्मल मेल फीमेल की फ्रिक्वेंसी रेंज है उसके बीच में वो एक्टिव है। बहुत बेसिक है। थोड़ा जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, माइक्रोफोन का जो एक्टिव रेंज है ना वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। हर एक बार जब हम एक माइक खरीदते हैं उसके डब्बे पे कुछ एक ग्राफ बने हुए हैं, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का, वो कैसा रिस्पोंड करता है फ्रिक्वेंसीज को लेके। हर एक माइक का एक ग्राफ होता है ऐसा। सिंगर्स आपने देखा होगा स्टूडियो में हमेशा ऐसे एक कंडेंसर टाइप माइक्रोफोन होता है, बड़ा सारा लगा होता है, बिग डायफ्रेम कंडेंसर माइक्रोफोन। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पर रिक्वायरमेंट कैप्चर करने का है पूरा गला। नाउ म्यूज़िक के जॉनर्स बहुत सारे हैं, मतलब आप लो फ्रिक्वेंसी के साउंड्स भी हो सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स भी हो सकते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे टाइप के होते हैं, राइट। उन सारे फ्रिक्वेंसीज में जो माइक्रोफोन एक्टिव है, इसका मतलब उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कैप्चरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, राइट। वहाँ पर माइक की कॉस्ट बहुत अच्छी है। तो एक बेसिक मिक्सिंग क्या हो सकती है? लाइक अगर मानो कि कोई ऐसा बंदा है जो साउंड इंजीनियर नहीं है, जो हमारे ऑडियंस में भी कोई हो सकते हैं, या फिर मैं भी हूँ अभी, तो मुझे पूरी तरह से ऑडियो की नॉलेज नहीं है, तो मैं छोटे छोटे 2-3 स्टेप क्या कर सकता हूँ तो इससे मैं ऑडियो को और अच्छा इन्हांस कर सकता हूँ? रिकॉर्ड कर लो ऑप्टिमम लेवल पे, जैसा मैंने बताया -18 to -10 के बीच में आपका सिग्नल रिकॉर्ड कर लो, ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे भी जाने से पहले आपका रूम साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो हिस के आवाज़, जैसे पंखा ना चले, एसी है तो एसी भी ना चले। तो एसी भी नहीं चले? नहीं, एसी भी नहीं, एसी के अंदर भी इसका आवाज़ तो है ना। तो नॉइज़ रिडक्शन से नहीं निकाल सकते उसको? नॉइज़ रिडक्शन से निकालोगे तो क्वालिटी भी तो जाएगी। नॉइज़ कुछ तो रिमूव होगा ना। नाउ आई रिमाइंडिंग है ना कि कभी कभी मैं साउंड एडिट कर रहा था ना, नॉइज़ रिडक्शन के बाद साउंड में चेंज क्यों आ रहा था? देखो जितना ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन करोगे, अगर ज़्यादा नॉइज़ है तो नॉइज़ भी उसी फ्रिक्वेंसी का पार्ट है जिसमें आप बोल रहे हो, तो कुछ तो जाएगा, करेक्ट। वो जो कुछ है ना, वो कुछ एक प्रेजेंस है आपका, रूम का प्रेजेंस। ये रूम है अपने आप में, इसका एक गूंज है, करेक्ट, राइट। इसका एक प्रेजेंस है। जब हम बात कर रहे हैं ना, ये इसमें जितना भी रिफ्लेक्शन चल रहा है इस रूम के अंदर, ये सब प्रेजेंस बनाता है रूम का, टोन, इस रूम का टोन है वो। जब हम नॉइस को रिमूव करेंगे तो ये भी तो जाएगा ना, तो प्रेजेंस चला जाएगा, डेड हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अब हो सकता है ज़्यादा रिमूव करो तो फिर उसमें अलग अलग टाइप के आपको और प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएं, बहुत शार्प, किसी पॉइंट पे बहुत शार्प साउंड करना शुरू कर जाए एंड ऑल दैट। सो ये फैक्टर है। रिमूव उसको करो जो एक्चुअल में रिमूव होने लायक है। ऑडियो की लाइन में, मीडिया की लाइन में एक नॉर्मल सा सीधा सा फॉर्मूला है, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। अच्छा, कचरे को ठीक नहीं कर सकते आप। गार्बेज इन मतलब अगर आपका बेसिक ही गलत है, हाँ, उसके बाद कंप्यूटर के एडिट टूल के ऊपर बैठ के आप कुछ अच्छा नहीं कर वंडर नहीं कर पाओगे। हाँ, आपका इनपुट ही गलत है। अगर नॉइस बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, करेक्ट, वो ख़राब होगा। भले कोई एआई टूल यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, वो ख़राब होने वाला है, राइट। तो वहाँ पे लिमिटेशन है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये नॉइस आ गई ना, किसी ने डोर पीछे बंद किया, हाँ,
ये ठीक है, इसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है भाई, आजू बाजू से हमें नॉइस आ जाती है। ओके। तो नॉइस क्लीनिंग मतलब ये क्लीनिंग। हम्म। अब पूरे सिग्नल में ही का साउंड चल रहा है, तो जब इसका साउंड जाएगा तो हाई फ्रिक्वेंसी लो होंगी ना, कटेंगी, वो माइनस होंगी, तो मेरी टोन चेंज होगी, राइट। तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और वो क्या होगा, आप उसका ना थोड़ा पूरा वीडियो का 1 घंटे का वीडियो है फॉर एग्जांपल, 1 घंटे में कहीं पे चेंज होगी, कहीं पे आ गई, कहीं पे नहीं आई, कहीं पे एसी बंद था, कहीं पे एसी ऑन था, कहीं पे पंखा बंद था, कहीं पे पंखा ऑन था। तो आधा ऑडियो बहुत अलग हो जाएगा, आधा ऑडियो बहुत अलग हो जाएगा, जंपिंग्स अपने आप बन गई। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, वो जंपिंग्स आने वाली है। सो ये है, ये मतलब नॉर्मल मिस्टेक करते हैं लोग, मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं। मोबाइल पे रिकॉर्ड करने की भी टेक्निक है, ऐसे भी गाने हैं जो मोबाइलों पे रिकॉर्ड हुए हैं, करते हैं हम रेफरेंस रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, गानों के रेफरेंस रिकॉर्डिंग हम मोबाइलों पे कर देते हैं। रेफरेंस रिकॉर्डिंग में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि, लेकिन जहाँ पर आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है वहाँ पे कितना भी बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, उसको अच्छा सेटअप, अच्छा रिकॉर्डिंग करना ही पड़ता है। ओके, हाँ, तो फिर से उस पर आते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग के अंदर आप रिकॉर्ड प्रॉपर कर लीजिए, ओके, ठीक है। उसके बाद आप अपने जब एडिट कर रहे हैं आराम से एडिट करो पूरा बैठ के, कोई तब ऑडियो को टच मत करो। ओके, अगर बहुत ज़्यादा सुनने की इच्छा हो रही है तो वॉल्यूम बूस्ट करके सुन लो, ऑडियो को टच मत करो, आपने रिकॉर्ड कर रखा है। जब आपका एडिट पूरा हो जाए, एडिट पूरा होने के बाद, फुल वीडियो एडिट की बात कर रहे हो? वीडियो एडिट की बात कर रहा हूँ। आपका लाइनअप रेडी हो गया, ठीक है, फर्स्ट कट निकल गया, चलो फर्स्ट कट पे आ जाती है, फर्स्ट कट निकल गया, उसको लेके बैठो। अभी ऑडियो का काम करने के लिए, सिर्फ ऑडियो के काम के लिए बैठो। ओके, नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग योर डायलॉग्स, क्योंकि पॉडकास्ट में मेजरली बातें ही हैं, ठीक है। तो बातों के लेवल को आप बैलेंस करना शुरू करो। इसको बैलेंस करते समय LUFS मीटर, एक मीटर होता है, ठीक है, उसको डाल देना कहीं पे, LUFS मीटर, उसको ना साइड में रख दो, ठीक है। ठीक है। इंडिया में काम कर रहे हो तो यूरोपियन स्टैंडर्ड उसके अंदर ऑन कर दो, उसको साइड में रखो। वहाँ पर -23 LUFS को ध्यान में रखते हुए अपने ना पूरे वॉइस के जो आवाज़ चल रही है उसको बैलेंस मेंटेन करो। वो -23, -22, -20, वो उसके आजू बाजू चलनी चाहिए। अगर बात करते करते वो बहुत नीचे चली जाती है, -24 चली जाती है, -25 चली जाती है, ट्रस्ट मी आपको पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, अच्छा नहीं है वो सही, उसको ले आओ थोड़ा सा ऊपर। बहुत माइनर अपलिफ्टिंग होगी उसमें, बहुत माइनर, ठीक है। ऐसे एक पूरा चंक, 1 घंटा है तो 1 घंटा -23, -22 इसके इर्द गिर्द ही चलना चाहिए, राइट। इस स्टेज के बाद आपका जो डायलॉग है ना वो एक लेवल में आ गया। दोनों डायलॉग, अगर 2 कैरेक्टर हैं तो 2 डायलॉग, 3 कैरेक्टर है तो 3 डायलॉग, लेवल में आ गए। इसके बाद फिर आपका आएगा फर्दर स्टेप। अगर आपको उसके अंदर म्यूजिक डालना है, साउंड डालना है, अभी आप डाल सकते हो। ओके, स्टेप 1, नंबर 1, डायलॉग को पहले लेवल करो, क्योंकि डायलॉग राजा है, डायलॉग से ऊपर कुछ नहीं जाएगा। ओके, हाँ, लोग पॉडकास्ट के अंदर बातें लेके जाएंगे, हाँ, सिर्फ बातें, म्यूजिक नहीं सुनने वाले नहीं। तो वो तो राजा है, तो उसको सेट किया। फिर आया आपका SFX अगर है, या फिर म्यूजिक, दोनों चीज़ें आपने लेयर रख दी। अभी ये आपका नीचे रेडी हो गया। रेडी करने के बाद काम नहीं हुआ खत्म अभी, ओके। हम लोग जनरली इतना ही करते हैं, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये सिंगल स्टेम्स के ऊपर काम करना शुरू करो। ओके, इसके बाद डायलॉग आपने राजा बना दिया था, अब म्यूजिक को वहाँ पे रखो जहाँ पर डायलॉग है ही नहीं, मतलब या तो फ्री हो जा रहा है स्पेस, या फिर रूम नॉइस आ जा रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे भी खाली स्पेस हो रहा है। इस पॉइंट पे आपको म्यूजिक होना चाहिए आपका, या फिर कोई साउंड इफेक्ट्स होना चाहिए, नहीं तो वो कंटिन्यूटी ना वो मज़ा नहीं देगी आपको वीडियो की, राइट। तो 3 चीज़ें हमने कर ली, SFX रख लिया, म्यूजिक रख लिया, डायलॉग का लेवल बराबर कर लिया, सेट कर लिया। मीटर के ऊपर ना आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यहीं चल रहा है अभी तक, -23, -22, इससे ऊपर गया ही नहीं है। अच्छा, यहीं चलता रहेगा। अगर डायलॉग सबसे लाउडेस्ट चीज़ जो है ना आपका डायलॉग, वही मीटर पकड़ेगा, उसके नीचे फिर आप कुछ भी रखते रहो। अगर वो उससे आपका म्यूजिक और SFX उसको चेंज कर रहा है, इसका मतलब है वो लाउड है। फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, क्विक रिकैप ओके, की स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1, रिकॉर्डिंग शुड बी प्रॉपर। रिकॉर्डिंग से भी पहले सेटिंग शुड बी प्रॉपर, इनपुट प्रॉपर होना चाहिए। इनपुट प्रॉपर होना चाहिए। जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो वो रूम का पॉइंट भी प्रॉपर होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए वो रूम। बहुत सारे फैक्टर हम लोग घरों में रह के कंट्रोल नहीं कर सकते, करेक्ट, हाँ। सो उनको छोड़ो। आपका रूम साइलेंट आप जितना कर सकते हो उतना कर दो। आजू बाजू नॉइस ना चले, बर्तन कोई ना धो रहा हो, पंखे बंद हो, AC बंद हो, नॉर्मल साइलेंस हो रूम के अंदर, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग लेवल आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप बेसिक सेटअप यूज़ कर रहे हो
ठीक है, कई लोग सेटअप भी यूज़ नहीं कर रहे, वो मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। तो मोबाइल का 1-2 बार टेक लेके ये देख लो कि आपकी एनर्जी से वो मोबाइल का वेव फॉर्म कहाँ पर सेटल हो रहा है। ओके। पूरा ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें वेव फॉर्म दिखाई देता है सिर्फ। जहाँ पे भी सेटल हो रहा है वो डिस्टेंस रखो, डायरेक्टली मुंह के सामने कुछ मत रखो। जैसे माइक्रोफोन आपका मुंह के सामने है, बट आपने ना इसके ऊपर ये फॉर्म लगा रखा है। ये फॉर्म क्या कर रहा है, जो माउथ से निकलने वाले अननेसेसरी प्रेशर एरियाज हैं, जो कुछ एक शब्दों के साथ प फ भ ये जो पॉप्स आते हैं साउंड के, ये इनको अवॉइड कर रहा है। सिमिलर फॉर्म में आपका जो माइक है मोबाइल का, वो तो ओपन है बिल्कुल, राइट, तो उस पर भी आते हैं। तो उसको सामने ना रख के उसको थोड़ा सा ऐसे साइड में रख लो, साइड में रख लो, ये क्लीन होना चाहिए ये वाला हिस्सा पूरा, राइट। अब ये साइड में रखो, यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और बिल्कुल सीधा देख के रिकॉर्ड कर दो, चलेगा, वो रिकॉर्डिंग यूजफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। नीचे नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, क्योंकि नेजल साउंड बहुत ज़्यादा आएगा। साइड इज गुड। नीचे इसलिए भी नहीं रखना क्योंकि ऊपर कमरा पूरा खाली है, रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे, रिवर्ब बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए साइड इज गुड। साइड भी ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं, टॉप बेंड करना है नीचे की तरफ, लिप्स की तरफ थोड़ा बेंडेड होना चाहिए ऐसे मोबाइल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल आप मेरे को दो, कोई भी मोबाइल पकड़ा दो मेरे को, ये मोबाइल है, ठीक है, मान लो इसका माइक्रोफोन यहाँ पे है, तो मैं इसमें ऐसे पकड़ूंगा, मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्लीन आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, प्रॉब्लम है। अच्छा। ये प फ भ तो बहुत ज़्यादा आने ही वाले हैं, अननेसेसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पॉइंट देख लो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे रिकॉर्ड कर लो। माइक है तो बहुत बढ़िया है, तब तो आपने बहुत सारे फैक्टर ठीक कर ही दिए हैं ऑटोमेटिकली। माइक का डिस्टेंस प्रॉपर रखो, पॉप फिल्टर नहीं है तो कोई रुमाल रख लो, कोई कपड़ा रख लो, कुछ भी नहीं मिल रहा तो 2 फिंगर रख लो ऐसे। ये 2 फिंगर भी ना बीच में आपका पूरा जो वो विंड जो निकलता है आपके लिप्स के थ्रू, वो उसको पूरा कंट्रोल कर देता है, बैलेंस कर देता है। ऐसे ऐसा प बोल के देखो, प फ बोलो, फ ना, इसको आपको जो पूरा ये एयर का वो है ना, उसको कंट्रोल कर देता है, 2 फिंगर्स, राइट, वो रख लो। माइक्रोफोन थोड़े से डिस्टेंस पे ही होना चाहिए हमेशा, बिल्कुल मुंह से मत चिपकाओ कभी भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी नॉइसेस आएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो साइलेंट रूम में। बेसिक रिकॉर्डिंग की चीज़ें आप फॉलो करी। मेरा लेवल रिकॉर्ड हो गया, सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे ऑडियो वेवफॉर्म दिखाई दिया, ऑडियो वेवफॉर्म को मैंने LUFS मीटर के ऊपर -23 के ऊपर सेट कर दिया, पूरा का पूरा ऑडियो सेट करने के बाद मैंने SFX पे काम किया, मैंने म्यूज़िक पे काम किया, बैलेंस उतना ही रखा कि मेरा -23 का मीटर ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर जाने का मतलब -20 नहीं आ रहा, -16 नहीं आ रहा, -17 नहीं आ रहा। अगर जा रहा है इसका मतलब म्यूज़िक बहुत लाउड हो गया, ओके, या फिर SFX बहुत लाउड हो गया। लेकिन कई एक पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर वो जाएगा, आपके कंट्रोल से बाहर है। कुछ एक FX वैसे होते हैं, तो कितना चला जाए, -20 चला जाए, -19 तक चला जाए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको इस स्टेज पे ना आपका जो काम है वो एक लेवल तक का ख़त्म हो गया। अब आपको डालने इमोशंस। अभी इमोशन नहीं है इस चीज़ में, ओके। ये स्ट्रेट साउंड्स हैं। एक ऑडियो था जिसमें वॉइस थी, दूसरा ऑडियो जिसमें SFX है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते म्यूजिक आ रहा है, इमोशंस नहीं है ना, म्यूजिक भी सीधा सीधा चल रहा है, सारी चीज़ें सीधा सीधा चल रहे हैं, आपने म्यूजिक का एक लेवल रख दिया, बिल्कुल इमोशन नहीं है। यहाँ पर आप किस तरह से ऑडियो के प्लगइन्स के साथ खेलते हो वो काम शुरू होता है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ प्लॉट होते हैं, ऑटोमेशन हमने वीडियो में भी किए हैं बहुत सारी चीज़ों के। आप फेड ऑटोमेशन करते हो, राइट, आप ओपेसिटी ऑटोमेशन करते हो, करते हैं, राइट, हम ड्रॉ कर देते हैं कि उस पार्ट में नहीं चाहिए तो वहाँ से चला जाता है और फिर वापस आ जाता है। सेम चीज़ें ऑडियो में भी होती हैं, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रहता है, जहाँ पे ओवर पावर कर रहा है वो हल्का सा धीमा हो जाता है, फ्री स्पेस के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर फ्री स्पेस में वापस आ जाता है। तो म्यूज़िक का तो खेल है ये। उसके बाद जब आप अपने वीडियो को देखोगे ना, आपको लगेगा यार ये मेरे को कनेक्शन लूज ही नहीं हो रहा, ये अभी कनेक्ट कर रहा है मुझे, क्योंकि डायलॉग या म्यूज़िक ने उसके बाद जगह ले ली उसकी। म्यूज़िक जहाँ पर नहीं आ रहा था वहाँ पर SFX ने जगह ले ली। ना डायलॉग मर रहा है, ना म्यूज़िक मर रहा है, ना SFX मर रहा है। परफेक्ट ब्लेंड रेडी हो गया, आपका मिक्स रेडी है। उसके बाद मास्टरिंग के लिए जाएगा। ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, ऊपर ऊपर से। कोर में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर ऊपर से ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपका एक लेवल निकलेगा, -22 -23 पे ही निकलेगा ये लेवल, ठीक है। लेवल निकलने के बाद नाउ दिस ऑडियो सिग्नल विल गो फॉर मास्टरिंग।
मास्टरिंग इंजीनियर, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं मैंने मेंशन की, जैसे कि कैसे ऑडियो को क्लीन करें, EQ कैसे करना है, कंप्रेस कैसे करना है, फिर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। तो उसमें मैं नहीं जा रहा, बेसिक आपको बता रहा हूँ मैं। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं एंड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? सो मेरा नाम है सुरभित मनोचा। मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और उसके साथ में एक साउंड डिज़ाइनर भी हूँ। ओके, ठीक है। मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं इस लाइन में काम करते हुए। ग्रेट। एंड 2014 में मैंने प्रॉपरली शुरू किया था। मेरा पहला ऐड था, लिप्टन का एक ऐड था जो NID के स्टूडेंट्स शूट कर रहे थे। तो उनके साथ मैं सूरत में एज अ फील्ड रिकॉर्डिंग इंजीनियर उनके साथ गया था कि भाई कैसे हम सारी चीज़ें करेंगे। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। ओके। उससे पहले मैंने पढ़ाई की है। आपको शायद जान के चंबा आप कहाँ से हो? मैं हूँ हरियाणा का रहने वाला। हाँ, हरियाणा, मेरा रूममेट है एक। अच्छा, तो मैं हरियाणा का हूँ। मेरा कोर एजुकेशन टेक्सटाइल्स का है। ओके। मैंने टेक्सटाइल केमिस्ट्री में B.Tech किया है। नाइस। ठीक है। टेक्सटाइल केमिस्ट्री में B.Tech के बाद मैं 2 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया। उनका एक प्रोडक्ट होता था विमल के नाम से, कपड़ा आता है विमल का, राइट। अच्छा। तो उस फैक्ट्री में नरोड़ा में ये प्लांट है अहमदाबाद के अंदर, मैंने वहाँ पे काम किया। उस अहमदाबाद जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, वहाँ पे मुझे ना एक्चुअली पहली बार लाइफ में FTII का शब्द सुनाई दिया। क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से जगह से आता हूँ जहाँ पर ना इतना अवेयरनेस नहीं है म्यूज़िक की चीज़ों के लिए, साउंड की चीज़ों के लिए। वैसे ही हरियाणा में बहुत कम है ये चीज़। अभी तो हरियाणा और पंजाब में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है। पंजाब में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, अभी हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पहले अगर मैं 5-10 साल पहले चला जाऊँ तो रागनियाँ चलती थी सिर्फ। अभी उसका शेप चेंज हो गया क्योंकि नए नए म्यूज़िक मेकर्स आ रहे हैं, उन्होंने कंसिडर किया मार्केट को एंड वो सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। जब मैं था तब इतना शौक़ नहीं होता था। इस शौक़ को पूरा करने लोग दिल्ली जाते थे। अच्छा। ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ट्रेनिंग लूँ इन चीज़ों की, तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था, जो मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा था। मतलब मेरे घर से दिल्ली 3 घंटे। ये जॉब के बाद? मैं अभी कॉलेज में चला गया हूँ अपने। अच्छा, अभी आप कॉलेज में हो? वापस कॉलेज में आ गया हूँ अपने, जहाँ से बेसिकली कॉलेज में मुझे सीखने के मौके मिले बट वो बहुत दूर दूर थे। तो मैंने जितना कोशिश किया घर बैठ के ही मैं सीखा। ओके। बट एक आपके माइंड में आया कैसे कि म्यूज़िक चूज करते हैं, या म्यूज़िक कहाँ से मोटिवेट और इंस्पिरेशन कुछ भी कहाँ से मिला? वो क्लास देखो, छोटे में जब मैं अगर अपने टैलेंट को आज बैठ के पास्ट में जाऊं कि भैया ये कहाँ से शुरू हुआ, तो मुझे सिंगिंग का शौक़ हमेशा से था। ओके। मतलब वो चीज़ मुझे शायद मेरी मदर से मिले, मेरे मम्मा गाते थे। नाइस। तो मुझे याद है मम्मा ने एक बार हारमोनियम सीखने के लिए एक टीचर आते थे घर पे, जो उनके लिए ना उन्होंने हारमोनियम खरीदा था। और तब मैं बहुत छोटा था, मैं वो दूर कमरे से ना उनको देखता था कैसे कैसे। मतलब म्यूज़िक घर में था पहले से? म्यूज़िक घर में जस्ट आया था। ओके। और मुझे ये भी याद है कि वो हारमोनियम देख के पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेशन हुआ था ना कि यार ये क्या चीज़ आ गई है। कट टू कुछ एक चंद दिन, जब मैं छोटी उम्र में ही मैंने हारमोनियम बजाना सीख लिया था। मुझे नहीं पता कैसे। अच्छा। मुझे सच में नहीं पता। वो मेरे मम्मी आज तक मेरे से पूछते हैं कि तेरे को तूने वो क्या सुन लिया था जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जिससे तू सीख गया लेकिन मैं नहीं सीखी। ठीक है। कट टू रियाज शुरू हैं। पता नहीं मुझे कहाँ से रियाज करने में बहुत मज़ा आता था। मैं बहुत ज़्यादा रेगा करते पूरा दिन पूरी रात ही चलते थे। कहीं से तो मैंने किसी गुरुजी को देख लिया था हमारे स्कूल के अंदर ऐसे रियाज करवाते हुए क्लास में बच्चों को, और मैं घर पे बैठ के पूरा दिन वो रियाज करता रहता था। 8वीं आ गई, 9वीं आ गई, 10वीं आ गई, 11वीं 12वीं। 10वीं के बाद 11वीं में मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करने का ऑप्शन मिला, तो मैंने बिना कोई सेकंड थॉट लिए म्यूज़िक को चूज़ कर लिया। 12वीं के अंदर ये म्यूज़िक सब्जेक्ट मेरा चला। मैंने इंडिया टॉप किया म्यूज़िक के अंदर। CBSE में एक सब्जेक्ट है म्यूज़िक, तो हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे हिंदुस्तान के अंदर। नाइस, ग्रेट। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि यार मैं कर सकता हूँ। और तब स्कूलों में राग सिखाए जाते थे, तो 5-6 राग मैंने सीख लिए थे। क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा थोड़ा सुनने में मज़ा आता था। कॉलेज आ गया, कॉलेज आया तो फिर मेरे को म्यूज़िक का कीड़ा तो था ही। तो पहले दिन फेस्ट होते हैं, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो फेस्ट के लिए ना ऑडिशन चल रहे होते हैं कि कौन जो नए बच्चे आए हैं कौन कौन उसमें से आके गाना चाहता है या फिर कुछ परफॉर्म करना चाहता है। तो मैं गायकी में कूद गया। मैं कहा मैं तो गाऊँगा। अब मुझे नहीं पता मैं कितना सीख के आया हूँ, लेकिन मैं गाऊँगा। तो स्टेज पे चढ़ा, घबराते बहुत ज़्यादा थे, बहुत छोटी सी जगह से आए थे, ऑडियंस कभी फेस नहीं की है, हाथ काँप रहा है, मुंह काँप रहा है, लेकिन गाएंगे
स्टेज पे ऐसे चढ़ा ही हूँ। एक बार मैंने स्कूल में डांस किया था, अच्छा। सेम हुआ था। अच्छा। तो गाता पहला बस मैंने सुर लिया होगा एक, हम्म, और मैं रुक गया। मतलब कहते हैं आप वो कह लो कि दिमाग ख़राब हो गया क्या, कंट्रोल से बाहर, रेड हो गया पूरा चेहरा, राइट। वहाँ पे मेरे कॉलेज के सीनियर्स खड़े हुए सारे। हम्म, एक तो डर पहले कि पहले नए नए कॉलेज में रैगिंग होगी, हाँ, ठीक है, उस टाइम पे रैगिंग बड़ी चलती हाँ। थी, ये रैगिंग करने वाले हैं मेरी। हम्म, वहाँ पे मैं स्टेज पे गाया और मैं रुक गया, और मेरे सीनियर्स फिर खड़े हुए, बोले बहुत बढ़िया पहला सुर लिया तूने यार, हम्म, तू तो गा। वहाँ से पता नहीं मुझे क्यों, मैं उस बंदे का नाम नहीं भूला आज तक जो खड़ा हुआ था। हाँ। कुलदीप सिंह चिम्मा नाम है उनका, अगर कांटेक्ट सुन में रहे है हो क्या तो वो बहुत अभी? बढ़िया है। कांटेक्ट में है आपके? कॉन्टैक्ट में बहुत पहले बात हुआ था उनसे, 10-12 साल हो गया बात किए। वो बंदा खड़ा हुआ था और बोला था, मुझे आज तक वो सीन याद है, मतलब वो मोटिवेशन पॉइंट था मेरे लिए कि यस, पब्लिक को मेरी आवाज़ अच्छी लग सकती है। मतलब ऐसा होता है कभी भी, मतलब कि कोई ऐसा एक इंसान होता है, अगर कुछ ऐसा बोल देता है वो स्ट्राइक हो जाता है आपके माइंड? हाँ, तो बेसिकली आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिंगर। हम्म, ठीक है, मैं आज भी अपना, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एज ए सिंगर एक आइडेंटिटी ज़रूर देना चाहूँगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी, बट ज़रूर देना चाहूँगा। वहाँ से सिंगिंग का कीड़ा था, तो म्यूज़िक में थोड़ा एंटर हुए, कॉलेज के बैंड बनाए, कॉलेज के बैंड में एज ए लीड सिंगर गए, परफॉर्म किया। वहाँ से थोड़ा परफॉर्मेंस करने का कॉन्फिडेंस आया, सिंगिंग का कॉन्फिडेंस आया, फिर नौकरी लग गई। तो इंजीनियरिंग में ये होता है, तीसरे चौथे साल में आपकी नौकरी लग जाती है। तीसरे साल में मेरी नौकरी लग गई। जो बैंड वाले लोग थे वो सर सीनियर लोग थे, तो उनकी नौकरियां लग चुकी है, वो सब चले गए हैं, बैंड ख़त्म हो गया है। एंड अगेन दैट सैडनेस कि अरे म्यूज़िक तो चल नहीं रहा है, क्या करेंगे क्या करेंगे। नौकरी में गए हैं, आया हूँ अहमदाबाद, अभी अहमदाबाद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अहमदाबाद को एक्सप्लोर करते करते, अब देखो, जब मैं अपने होम टाउन में था तब मैं दिल्ली तो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि 3 घंटे का रन करना पड़ता था, और वो 1 घंटे की क्लास लगा के वापस आओ, तो वो मैं उतना ज़्यादा एक्टिव कभी भी नहीं रहा हूँ। अहमदाबाद में ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आई, तो अहमदाबाद में मैंने एक गुरुजी ढूंढे, प्रकाश शाह जी, और उनके पास फिर मैंने गया। मैंने कहा सर मुझे सब तक फिल्म, वहाँ पे सॉरी म्यूज़िक स्कूल है एक, तो सब तक स्कूल में मैंने जाके ना क्लासिकल की ट्रेनिंग वापस शुरू की। ओके। अहमदाबाद एक ब्यूटीफुल जगह है, ट्रस्ट मी, मतलब वो सीखने की जगह है। आप वहाँ पर सुबह जाओ, वहाँ पर IIM के लेक्चर्स चल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, वर्कशॉप्स चल रहे हैं, जगहें हैं जहाँ पर संगीत की ट्रेनिंग चल रही है। अभी भी ये सब है? हाँ, सब, मतलब अहमदाबाद आप जाओगे, गुजरात आप चले जाओ, आप गुजरात गए और कुछ साथ ना लेके आए ना, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। अच्छा। आपको मोटिवेशन, बिजनेस आइडियाज़, बिजनेसमैन लोग कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सब दिखेगा। कल्चर अब बहुत बढ़िया है गुजरात, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो गुजरात बहुत अच्छा है। तो अहमदाबाद, लकीली मैं अहमदाबाद पहुंचा, मैंने वो संगीत सीखना शुरू किया। संगीत सीखते सीखते मैंने ज़िंदगी में पहली बार FTII नाम का शब्द सुना। ओके। मुझे नहीं पता था FTII नाम, इसकी ट्रेनिंग भी होती है, मुझे सच में पता ही नहीं था। बिना किसी सेकंड थॉट के मैंने FTII का एग्ज़ाम फिल कर दिया कि भैया मैं पेपर तो जरूर दूंगा, क्योंकि हम उसी मेथड से आए कि हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और फिर आगे के स्टेप पे जाएंगे। कॉलेज में भी जाने से पहले ट्रिपल का पेपर देंगे, IIT का पेपर देंगे, तब कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जाएंगे, करेक्ट। कॉलेज क्लियर हो गया, अब FTII का पेपर देंगे, अब एक नए कॉलेज में जाएंगे। तो पेपर दिया मैंने, पेपर क्लियर नहीं हुआ मेरा। बहुत सिंपल, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक दिन रात को बैठ के सोचा, मैं कहा यार अगर ये पेपर क्लियर हो जाता तो मैं 3 साल ग्रेजुएशन के बाद एक और ग्रेजुएशन करने जाता, मैं उसमें जाके सीखता। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ सीख सकता हूँ, मैं उस जगह को ढूंढ लेता हूँ। तो मैंने पूना में एक इंस्टीट्यूट ढूंढा, वहाँ पर साउंड इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी। सो पूना की ट्रेनिंग के बाद 1 साल का ट्रेनिंग था वो, एंड मैं पागल था, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आज देखता हूँ तो उस रूटीन को मैं आज फॉलो नहीं कर सकता। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, बस पकड़ता था, सेंटर जाता था, रियाज़ करता था। 10 बजे सेंटर की क्लास शुरू होती थी, क्लास करता था, 5 बजे तक क्लास चलती थी, 5 से 8 वापस रियाज़ करता था। रियाज़ करने के लिए मुझे जगह नहीं मिलती थी, तो पूना में एक संगीत एकेडमी है, नाम मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा, मनसा के पास है ये, वो बस स्टैंड के पास। वहाँ पर जाके मैं एक रूम 50 रुपये में लेता था, क्योंकि वहाँ बच्चे बैठ के रियाज़ करते थे। तो मैंने उनको जाके बोला कि मुझे गुरुजी नहीं चाहिए, मुझे कमरा चाहिए जहाँ पे हारमोनियम वगैरह पढ़ाओ। तो वो रूम लेता था मैं 50 रुपये में, वहाँ पे रियाज़ करता था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। ऐसे 2 घंटे रियाज़ करने का मन किया, 2 घंटे रियाज़ किया, 9 बजे बस पकड़ी, और लोहे गाँव फिर एक जगह है जहाँ पर मतलब मेरे चाचा जी का घर था, तो मैं चाचा जी के साथ रहता था वहाँ पर। तो ये मेरी रूटीन रहती थी, और मैं ब्लाइंडली इस रूटीन को फॉलो किया बड़े लंबे टाइम तक।
तो पूना एक मेरे लिए ऐसा था जो ना मतलब एक आप ऐसा लगा लो, वो एक मैंने टास्क दे दिया था लाइफ में खुद को कि नौकरी छोड़ दी, अब कुछ करना पड़ेगा, अब 1 साल ही है कि कुछ करके दिखाना है। तो मैंने बहुत मेहनत की। तो 1 साल ब्रेक लिया था आपने? ब्रेक लिया था मैंने भाई, पूरा पढ़ाई में वापस पढ़ाई करूँगा पूरी। तो इंजीनियरिंग मैंने पूरी 1 साल में की। 1 साल की इंजीनियरिंग के बाद फिर मेरे को फील्ड के प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए, कनेक्शन से बात बनती है तो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, एक प्रोजेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा, मैं बॉम्बे आ गया। आपकी पहली प्रोजेक्ट की स्टोरी क्या थी? हाउ यू गेट दैट प्रोजेक्ट? वो बहुत सिंपल स्टोरी थी। मैं कॉलेज में था, हमारे एक प्रोफेसर थे जो आए कि बोले कि यार ये प्रोजेक्ट है और इसमें काम करने के लिए मैं फील्ड रिकॉर्डिंग के लोगों को ढूंढ रहा हूँ। अब मैं ठहरा म्यूज़िक वाला बंदा, लेकिन मेरे को एक्सप्लोर करने का कीड़ा पूरा है, ठीक है। साइंस आती है, इंजीनियरिंग कर रखी है ना, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है उसको बहुत कुछ आता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो साइंस आती है, तो मैं कहा सेटअप तो समझ में आता है, बाकी एक्सप्लोर कर लेंगे। और एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त मंदार पाटिल, मतलब वो सेम साइंस बैकग्राउंड और वो भी मेरे साथ ही इंजीनियरिंग कर रहा था। तो हम दोनों ने कहा यार ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, खाना पीना मिल रहा है, ट्रैवल मिल रहा है, रहना मिल रहा है, और क्या चाहिए। और कॉलेज अभी बस ख़त्म होने को आया ना, तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर हम सूरत गए। सूरत में ये प्रोजेक्ट था, 2 से 3 दिन का पूरा प्रोजेक्ट शूट चला। एडवर्टाइजमेंट शूट था, तो ऐड के का कॉन्सेप्ट भी समझ में आना शुरू हुआ कि भाई कैसे पूरा काम होता है। टीम बहुत बढ़िया टीम थी, कनेक्शन बिल्डअप हुई, काम हुआ, रिकॉर्डिंग्स हुई, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स हुई। और लकीली वो जो ऐड थी ना, वो एक म्यूज़िक बेस्ड ऐड थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। उस ऐड में मैं गया था एज ए फील्ड रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, मतलब इंजीनियर, क्योंकि वो एक म्यूजिक बेस्ड ऐड थी। तो उसमें जो परफॉर्म कर रहा था उस बंदी को, एक लड़की थी, उसको गाना था अरबी भाषा के अंदर। अच्छा। अब गुजरात के अंदर ये कोई गवा नहीं पा रहा उनको, ठीक है। सो आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग ऐसे रात को एक खाली सड़क पे खड़े थे एंड इट्स लाइक अरे यार ये हो नहीं रहा। तो मैंने कहा यार मैं ट्राई करूँ क्या? अच्छा। तो बोले हाँ करना। तो मैं गया, हारमोनियम उठाया और मैंने कहा चलो यार एक गाते हैं। और मैं वहाँ पर हारमोनियम पे उनको टेक रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और सारी चीज़ें कर रही हैं। तो जो डायरेक्टर था उस फिल्म का, वो कहते हैं यार मैं पहली बार किसी को सेट पे इतना खुश देख रहा हूँ, वाई डोंट यू फॉलो दिस लाइन, तू क्या कर रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर? मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ एक्सप्लोर करने आया हूँ ये फील्ड, बेसिकली मैं एक म्यूजिशियन हूँ। तो वहाँ पर भी अगेन ये कहानी है छोटी सी, जहाँ पर मुझे वापस किसी को ट्रेन करने का मौका मिला, सिंगिंग को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। अल्टीमेटली वो ऐड ख़त्म हुई, सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी ऐड थी वो, बनी लिप्टन आइस टी की ऐड थी वो, मार्केट में गई, प्रोफाइल में एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया। फिर ऐसे धीरे 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 और चीज़ें आई एंड लाइन आगे बढ़ती गई। ग्रेट ग्रेट। सो आपने वहाँ पे वो कुछ गा के सुनाया था या बस धुन कोई, मतलब जस्ट म्यूजिक प्ले किया था? जो सिंगर है ना यार, मतलब जो भी म्यूजिक में ट्रेंड है, ऐसे पर्टिकुलरली सिंगर नहीं, उनका दिमाग सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचता है, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी धुन आ जाए, अगर आप ट्रेंड सिंगर हो, यू विल मेक समथिंग आउट ऑफ दैट, ओके, ठीक है। सो आप उस एरिया में, उस सिचुएशन में आप अपने आप को बना लोगे कि हाँ ये इस रूट से निकल के आ जाएगा। और कोई क्योंकि उस म्यूजिक लाइन में नहीं है तो वो रूट फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर मुझे मौका मिला, तो जस्ट आई फिगर दैट रूट आउट फॉर देम। अच्छा, म्यूजिक कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं उसमें एक्चुअली सिखाया क्या जाता है, पढ़ाया क्या जाता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार। म्यूज़िक कॉलेज इंस्टीट्यूट्स 2 टाइप के हैं इंडिया में। एक जो साउंड पे फोकस करते हैं, एक जो म्यूज़िक पे फोकस करते हैं, ठीक है। साउंड और म्यूजिक, इसको इलेबोरेट कीजिए एक बार। देखो, एक टर्म है म्यूज़िक प्रोडक्शन, ठीक है, एक टर्म है साउंड इंजीनियरिंग। फोकस एरिया दोनों का अलग अलग है। म्यूज़िक प्रोडक्शन का फोकस है म्यूज़िक को बनाना, उन टूल से रूबरू करवाना किसी को जो म्यूज़िक बनाते हैं, म्यूज़िक की थियोरी के ऊपर फोकस करना, म्यूज़िक की सोच को डेवलप करना, म्यूज़िकली सोचना सीख जाए इंसान, फिर बनाना सीख जाए, कंपोज करना सीख जाए, लिखना सीख जाए, म्यूज़िकली सिंक में आना सीख जाए। ये सब म्यूज़िक प्रोडक्शन के आउटपुट्स हैं। साउंड इंजीनियरिंग की आउटपुट है कि बंदा ऑडियो को समझना सीख जाए, कैसे वो टेक्नोलॉजी से ड्राइव होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें ना, फिर वो इंजीनियरिंग पार्ट है उसका। हिंदुस्तान में जब कभी भी म्यूज़िक की बात होती है ना, आप गूगल सर्च कर लो, साउंड इंस्टीट्यूट भी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूज़िक साउंड ही तो है, पार्ट ही है, साउंड ही है ना। बेसिकली वो साउंड्स जो आपको मज़ा देती हैं, हम उसको म्यूज़िक कहते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइज। जिसमें आपको आनंद आ जाए वो म्यूज़िक, जिसमें आनंद ना आए वो शोर, यही तो परिभाषा है उसकी। तो निकला वो वहीं से ही है, ठीक है। इनडायरेक्टली साउंड में म्यूज़िक भी आता है, क्योंकि म्यूज़िक भी है तो साउंड,
तो वो यहाँ से निकल जाता है बाहर, लेकिन एक फोकस एरिया म्यूजिक का ऑलवेज सेपरेट है, जिसको म्यूजिक प्रोडक्शन कहते हैं, जिसका पहला पार्ट है म्यूजिक। मतलब आपको पहले कोर म्यूजिक सीखना पड़ेगा। म्यूजिक सीखने का मतलब म्यूजिकल सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। सुरों का ज्ञान आपको आना बहुत ज़रूरी है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे उतना, राइट। तो म्यूजिक में पहले कोर म्यूजिक की नॉलेज आएगी, उसके बाद प्रोडक्शन मतलब टूल्स को यूज़ करके एक चीज़ को डेवलप करना। प्रोडक्शन मतलब आपका म्यूजिक आप सीख चुके हो, अभी आप एक सेटअप यूज़ कर रहे हो, अपने म्यूजिकल आइडियाज़ को ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करके आपने एक मीनिंगफुल म्यूजिक का एक स्टोरी निकाला है, जो किसी ना किसी जो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो उसको हम क्या देते हैं, म्यूजिक पीस। साउंड इंजीनियरिंग मतलब साउंड किसी भी टाइप का हो सकता है। मैं एक ऐड पे काम कर रहा हूँ जिसके अंदर एक स्कूटर चल रहा है, तो स्कूटर को रिकॉर्ड करूंगा। अब वो ऐड ही अगर रू पे चल रही है तो वो स्कूटर रिकॉर्ड होगा ना पूरा का पूरा। तो साउंड कैप्चर करने के बाद उसको वैसे रखना कि वो पूरे म्यूजिक के साथ प्रॉपरली आपको सुनाई दे, अपना इम्पैक्ट छोड़े, म्यूजिक के साथ सिंक में सुनाई दे, आउट ऑफ सिंक ना सुनाई दे। वहाँ पर इंजीनियरिंग पार्ट आ रहा है उसका। तो क्रिएटिव साइड तो दोनों है, लेकिन कोर नॉलेज एरियाज डिफरेंट है। साउंड इंजीनियरिंग का कोर नॉलेज एरिया इज साउंड फिजिक्स कैसे कैप्चर होगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसके अंदर। इसका कोर एरिया इज म्यूजिक इज नॉट फिजिक्स, म्यूजिक इज आर्ट। वो तो आपको बहुत सारी चीज़ों से सीखते हो आप। तो एक साइड टेक्निकल चीज़ें हो गई, हाँ, और एक साइड आर्ट रिलेटेड चीज़ें हो गई। म्यूजिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, उसको शॉर्ट में अगर इलेबरेट कर पाएँ आप। अरे ये सवाल ना बहुत गहरा जा सकता है, क्योंकि इसके समझने के तरीके बहुत अलग हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सिंपल में समझ पाए। ओके, तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको। म्यूज़िक कंपोजिशन क्या होते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र क्या होता है, म्यूज़िक क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी वीडियो कंटेंट, कोई भी मीडिया, कोई भी म्यूज़िक, यहाँ पर ना एक स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है, एक म्यूज़िकल तरीका, जिसमें कुछ साउंड फ्रिक्वेंसीज बजती हैं, ठीक है, जो एक इमोशन जनरेट करती हैं, ठीक है। वो एक कंटिन्यू पैटर्न के अंदर चलती हैं 2 मिनट 3 मिनट, और वो पूरी की पूरी स्टोरी ना सुनने वाले के समझ में आ जाती है कि इसके ना ये स्टोरी बताई जा रही है। थोड़ा मैं इंटरप्ट करूँगा। हाँ। मैंने एक रील देख रहा था, तो आप ये शाहरुख खान की एक मूवी आई थी अभी फ़िलहाल में, पठान। हाँ, तो उसमें जिसमें जॉन अब्राहम इसमें थे ना, हाँ, तो उसमें एक सीन था कि जब शाहरुख खान की जब कार पलट जाती है ना, तो वो नीचे गिरा होता है, और उसका जो बीजीएम था वो चेंज कर देता है, किसी ने चेंज किया था, और उधर ये जॉन अब्राहम उधर चल के आ रहा है, हाथ में गन है, चल के आ रहा है, और इधर उसको कंटिन्यूसली देख रहा है। तो उसने बीजीएम चेंज किया ना, रोमांटिक लगा दिया वहाँ पे। अच्छा, ओके। तो उसने क्या कहा, इसको कंटिन्यूसली ये देख रहा है, और ये भी इसको कंटिन्यूसली गुस्से में देख रहा है, बट जो उसका म्यूजिक जैसे चेंज किया ना, डेडपुल स्टाइल करके वो लिटरली वो लग रहा था कि दोनों ऐसा लव में है दोनों। इमोशंस। वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी नाइस। और जो जिसने म्यूजिक चेंज किया था ना, इतना परफेक्शन से किया था ना, वो कि सीन का मीनिंग चेंज हो गया। सीन का मीनिंग चेंज हो गया। तो फिल्मों में जब हम म्यूजिक यूज़ करते हैं तो उसको टर्म दी गई है BGM, ठीक है, या तो उसको बैकग्राउंड स्कोर बोलते हैं या उसको BGM बोलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक। उसका पर्पज़ यही है, सीन के इमोशन को बिल्ड करना, उसको जस्टिफाई कर देना, ताकि जो दुनिया देख रही है ना वो रिलेट कर जाए कि हाँ एग्जैक्टली यही है। म्यूज़िक की ब्यूटी है ये, करेक्ट, राइट। तो हमारा आप अगर इसको आप थोड़ा और डीप में जाके सोचोगे, इसका मतलब हमारा जो शरीर है वो फ्रिक्वेंसीज को रिस्पोंड करता है, राइट। म्यूजिक क्या है, इतनी प्यारी प्यारी फ्रिक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है ना, वो हारमोनीज कहते हैं बेसिकली हम इसको। उसका एक पीस बज रहा है जिसको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके बनाया गया है। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी प्रॉपर्टी, अपना टोन, अपना साउंड, अपना रेंज, अपना प्लेसमेंट। हर किसी इंस्ट्रूमेंट का फ्रिक्वेंसी रेंज अलग अलग है, नीचे से लेके ऊपर तक, राइट। वो एक स्ट्रक्चर बनता है, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम सुनते हैं, नॉर्मल शुरू होगा गिटार से, उसके बाद हारमोनीज ऐड हो जाएंगी, उसके बाद वोकल्स की एक लेयर आएगी, फिर पैड्स ऐड हो जाएंगी, चीज़ें ऐड होती रहेंगी, स्मूथ होता रहेगा, डेप्थ सुनाई देगी, कान में ही डेप्थ सुनाई दे रही है आपको। क्यों? साउंड्स बहुत सारी हैं, एक दूसरे के साथ सिंक में है, जितनी भी लेयर्स रखी गई हैं वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक में, हारमोनाइज कर रही हैं, वो हारमोनी में एक दूसरे के साथ। जब चीज़ें हारमोनी में है तो वो म्यूजिक है। उस चीज़ को सोच पाना म्यूजिक प्रोडक्शन की स्टडी है।
उस चीज़ को इमेजिन कर पाना। करेक्ट। तो एक जो म्यूज़िक कंपोज़र है, कंपोज़र मतलब ये पुराना टर्म है, कंपोज़र मतलब म्यूज़िक लिखने वाला आदमी, कंपोज करने वाला आदमी, ठीक है। आप म्यूज़िक थ्योरी आपने देखी होगी, वो ना अलग अलग शब्द होते हैं, राइट। अगर आप ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक पीसेस को देखोगे तो वो एक कंडक्टर होता है जिसके सामने ना एक किताब रखी होती है जिसमें वो सारे म्यूज़िकल नोट्स लिखे होते हैं। तो पहले एक मेथड है ये भी जिसमें म्यूज़िक लिखा जाता है। मेरे आइडिया आया, हमने म्यूज़िक लिखा, कंपोज़र कहते हैं उसको, कंपोज करने वाला बंदा जिसने म्यूज़िक को सोचा। अलग होती है ना, लैंग्वेज अलग है, म्यूजिकल थ्योरी, म्यूज़िक थ्योरी कहते हैं उसको। सो जिसने म्यूज़िक सोचा, अपने आइडिया को उसने नोटेशन की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कंपोजिंग, राइट। राइट। पहले क्योंकि रिकॉर्ड होते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स आते थे तो अरेंजर्स होते थे, राइट। आज के टाइम में ना ये सारी चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं। मतलब मैं इसलिए आज की टर्म भी अलग है, आज हम सिंगर सॉन्ग राइटर कहते हैं, आज की टर्म्स भी अलग है। मतलब मैंने सोचा, मेरे को रात को एक धुन आई पसंद में, मैंने गिटार पे बजाने की कोशिश की, मुझे स्ट्राइक कर गया, बढ़िया यार, एक दो लिरिक्स लिखे फटाफट कि ये इस पे जाएंगे, रिकॉर्ड बटन दबाया, गिटार पे माइक लगाया, रिकॉर्डिंग शुरू की, इंट्रो रिकॉर्ड किया, वोकल का डब टेक दे दिया, ठीक है, उसके ऊपर लेयर्स डालनी शुरू की, बढ़ते गए एंड तक पूरा सॉन्ग बना के डन। दिस इज़ म्यूज़िक प्रोडक्शन। इसमें टूल्स क्या क्या यूज आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर और टूल्स? पहला टूल तो इंस्ट्रूमेंट, हाँ, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल आपकी आवाज़, गला। गला इज वॉइस इज ऑल्सो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। और सबसे प्यारा इंस्ट्रूमेंट है वॉइस। जिसकी ये डेवलप है ना, वो बंदा म्यूजिकली कुछ भी सोच सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि वो फ्री है, उसके पास है, उसके शरीर के अंदर है। उसको कुछ चीज़ उठाने की जरूरत नहीं है। आइडिया आएगा, ड्रॉ कर देगा, बहुत सिंपल है, राइट। इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज इज मस्ट। इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो म्यूजिक की टाइमलाइन पे रखना क्या है। फिर आएगा टूल पिक्चर के अंदर, वो रिदम वही होता है। रिदम इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, पहले तो म्यूजिकल नॉलेज एंड देन टूल्स मतलब जैसे प्रो टूल्स एक सॉफ्टवेयर है, एविड कंपनी बनाती है इसको। प्रो टूल्स लॉजिक एक सॉफ्टवेयर है, लॉजिक प्रो के नाम से एप्पल कंपनी बनाती है इसको। एबल्टन लाइव एक सॉफ्टवेयर है, रीपर एक सॉफ्टवेयर है, क्यूबेस एक सॉफ्टवेयर है, न्यूएंडो क्यूबेस का ही फिल्म पे काम करने वाला वर्जन इज न्यूएंडो। स्टूडियो वन एक सॉफ्टवेयर है, रीजन एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सब रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, ये सब रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। इनको इसमें से पर्टिकुलरली म्यूजिक फोकस्ड प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? लॉजिक है, एबल्टन लाइव है, बहुत फेमस है, एफएल स्टूडियोज, फ्रूटी लूप्स, हाँ एफएल स्टूडियोज बहुत फेमस है। तो ये सारे म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स है, क्योंकि इसमें फोकस म्यूजिक है। आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, आपको म्यूजिकल चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये म्यूजिक फोकस्ड है। प्रो टूल्स एक इंजीनियरिंग फोकस्ड है, साउंड इंजीनियर्स बहुत यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि ज़्यादा फोकस इंजीनियरिंग पार्ट पे है कि कैसे ऑडियो को मिक्स किया जाए, मास्टर किया जाए, डोल्बी एटमॉस में कैसे जाया जाए, सराउंड में कैसे काम किया जाए, मेजर फोकस वहाँ पर है उसका। ओके, सो आपने बात किया म्यूज़िक और साउंड के बारे में, तो दोनों का एक एक प्रोजेक्ट जो आपके मेमोरी में हो, एक म्यूज़िक का और एक साउंड का, उसके बारे में बताइए। सो म्यूज़िक एंड साउंड में पर्टिकुलरली म्यूज़िक पे आते हैं, पहले साउंड की बात करता हूँ। साउंड में मेरा शुरुआत ना एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा शुरुआत हुआ था पुणे से। ओके। पुणे में मेरा एक दोस्त एक स्टूडियो में काम करता था, और मैं जस्ट ऐसे ही एजुकेशन के बाद मैं बॉम्बे में आ गया था वापस। फिर मैंने जस्ट एक बार पुणे विजिट करने गया, उस स्टूडियो में गया, वहाँ के ओनर से मिला। वहाँ पर मराठी फिल्मों का ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था, मतलब नंबर ऑफ फिल्म्स आई थी वहाँ पे होने के लिए। तो वो लोग ढूंढ रहे थे एक फोली रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट को। ओके, ठीक है। फोली रिकॉर्डिंग क्या होता है? फोली रिकॉर्डिंग फिल्मों में साउंड के 5 मेजर पार्ट हैं। ओके। फर्स्ट इज डायलॉग, सेकंड फोली, SFX, एम्बियंस, ओके, एंड BGM, बैकग्राउंड स्कोर, BGM, राइट। किसी भी फिल्म पे साउंड पे जब काम होता है ना, तो इन 5 एलिमेंट्स पे काम होता है। ओके। काम होने के बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए फिल्म चली जाती है, ठीक है। तो वो ढूंढ रहे थे फोली रिकॉर्ड करने वाला बंदा, जिसको रिकॉर्डिंग की नॉलेज हो और जो फोली को रिकॉर्ड कर सके। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, नया नया दुनिया है, अभी इतने प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, ये भी आजमा के देख लेते हैं। तो मैं गया पूना, और मैं एज ए फोली रिकॉर्डिंग इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया उस स्टूडियो को। एक फिल्म मैंने एज ए फोली रिकॉर्ड की, बट क्योंकि इंजीनियरिंग की हुई थी तो नॉलेज थी, बातें अलग होती थी। तो जो टीम थी, जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता था तो उनको ये समझ में आ गया कि ये बंदा फोली तक सीमित बंदा नहीं है,
ही कैन डू मच मोर। तो फिर सेकंड फिल्म आई, उस पर SFX भी किया, फोली भी किया। थर्ड फिल्म आई, उस पर एम्बियंस भी किया, SFX भी किया, फोली भी किया। फोर्थ फिल्म आई, उस पर SFX, एम्बियंस, फोली, डायलॉग क्लीनिंग। ठीक है, अभी मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है। एक छोटे से कमरे से भी उठ के मैं बड़े मेजर बिग स्टूडियो के अंदर जा चुका हूँ, जहाँ पर फाइनल फिल्म का काम होता है। अभी दूसरे लोग फोली कर रहे हैं, एम्बियंस कर रहे हैं, और मैं फिर उनके ऊपर फर्दर लेयर्स को ऐड कर रहा हूँ, उसको सराउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। ग्रेट। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है मिक्सिंग। फिर म्यूज़िक आया कहीं से, पूरा सेशन रेडी किया। फिर पूना में 1-2 स्टूडियो हैं, डाउन स्टूडियो नाम से एक बड़ा स्टूडियो, वहाँ पे गए, मिक्सिंग शुरू की। नाउ एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है पूना इस मामले में। छोटी सिटी, पढ़ो तो छोटी सिटी में जाके पढ़ो। और सिटी भी बहुत अच्छा है, मतलब सिटी बहुत प्यारा है, रश नहीं है वहाँ पे। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ो तो ऐसे एकदम मेट्रो सिटी में मत पहुँच जाओ, भीड़ देख के डर जाओगे पहले तो। करेक्ट। छोटी सिटी में जाओ, प्रोजेक्ट आएगा, मैक्सिमम एक्सप्लोर करने को मिलेगा। बॉम्बे में ना तब हाथ भी नहीं लगाने देता कोई मेरे को प्रोजेक्ट को, असिस्टेंट बना के छोड़ देते, असिस्टेंट 4th कि आप आओ, आप 3rd असिस्टेंट हो। राइट। वहाँ पे पूना में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भैया ऐसा करो, स्क्रैच से काम करना है, और मैं काम करना शुरू किया। उस प्रोसेस के दौरान एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था घूमा। मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, फिल्म का नाम घूमा। बहुत प्यारी फिल्म है। मैं मराठी नहीं हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हिंदी भाषा में बात करते हैं हम लोग, इंग्लिश और हिंदी 2 ही भाषाएं आती थी। 4-5 फिल्में करने के बाद डबिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं मराठी भाषा में डब कर रहा हूँ पूरी फिल्म को, मीनिंग समझ रहा हूँ, इमोशंस को समझ रहा हूँ मराठी के। बट कैसे, हाउ यू अंडरस्टैंड दैट? इमोशंस है ना, इमोशंस की लैंग्वेज नहीं होती। मुझे तब समझ में आया कि एक्चुअल में इमोशंस की लैंग्वेज नहीं होती। शब्द मराठी में शब्द बहुत हिंदी से सिमिलर है, संस्कृत से सिमिलर है। ठीक है, हाथ चला पट्टा पट्टा, समझ में आ रहा है ना, हाथ चलाओ, हाँ, मतलब समझ, आपको इमोशन समझ में आ जाता है ना। अगर मैं साइलेंट भी हो जाऊंगा ना तो मेरे हाथों की मूवमेंट से समझ जाएगा कि ये कुछ तो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। राइट, गर्दी करूँ नक्का, समझ में आ गया ना, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ यार, ये एक बात कहने की कोशिश। तो फिर डबिंग हुई, सारी चीज़ें हुई। वहाँ से वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो PIFF एक फेस्टिवल होता है, पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे उसको पब्लिक चॉइस अवार्ड मिला। और वो मेरे जीवन की पहली फिल्म थी जो किसी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई और जिसको पब्लिक चॉइस अवार्ड मिल गया। फीलिंग कैसी थी आपकी? बहुत बढ़िया थी, मतलब बहुत बढ़िया थी। वो उस रात स्टूडियो का ओनर, हमारे जो मेन इंजीनियर थे मिस्टर मानस माली, मैं और एक मेरा बहुत जिगरी दोस्त, जो जिसकी वजह से मैं उस स्टूडियो में गया था, अजिंक्य लाल मुंडे, इतने खुश थे क्योंकि हमारी पहली फिल्म को कंसिडर किया गया था। नाउ हम अभी उस एनवायरनमेंट में जाके फिल्में देख रहे हैं। उसी दौरान वहाँ पर ये और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी, जो हमें टीम से मिलने का भी मौका मिल रहा है, लोगों से मिलने का भी मौका मिल रहा है। राइट, वहाँ पे आपको लगना शुरू होता है कि हाँ यार देखो, हमने कुछ तो किया ऐसा। करेक्ट। कि मुझे ना कुछ एक नई लोकेलिटी, नए सोशल ग्रुप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मैं एक अपनी स्टोरी बताऊँ? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं स्टार्ट किया, अपना जॉब स्टार्ट किया, मैंने काम स्टार्ट किया, तो एक मूवी आई और उसमें वो पहला काम था मेरा उस मूवी का, और उसमें एज ए एनिमेटर ही था मैं। और जब ऐसे मैं हाईवे पे आ रहा था, ऑफिस से रिटर्न में आ रहा था, और उस मूवी के ना पोस्टर ऐसे हाईवे के उस पर बैनर पे ऐसे लगी हुई थी। ठीक है, मैंने वहाँ पे 10 मिनट रुका और पोस्टर को देखा, फ़ोटो लिया, और जो फीलिंग थी ना, मतलब भले ही आप छोटा काम कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, उस मैटर नहीं करता, बट उस प्रोजेक्ट के हिस्से थे आप, उस हिस्सा थे आप उसमें। वो जो फीलिंग थी वो अलग लेवल की फीलिंग थी, क्योंकि यही करने में आया था। बिल्कुल, दैट इज़ ग्रेट एक्चुअली। सो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, आज भी याद है। समझो वो पहला प्रोजेक्ट, मैं उस प्रोजेक्ट को अपना पहला प्रोजेक्ट कहता हूँ, घूमा। फिल्म का नाम घूमा। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, उस फिल्म से मुझे कॉन्फिडेंस आया। उस मूवी में मतलब एक्चुअली क्या किए थे आप? मतलब उस फिल्म में हम सब कुछ किए थे, सब अच्छा, कुछ। आपने बताया 5 एलिमेंट, हाँ। म्यूजिक को छोड़ के 4 एलिमेंट्स पे हम काम किए थे। उसके बाद मिक्सिंग और मास्टरिंग। ओके। हम उस फिल्म पे हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व था मैं। बहुत सारी चीज़ें हाथ से पहली बार बनाई थी, नेचुरली जाके फील्ड में रिकॉर्ड की थी। ठीक है, सो फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू फाइनल डिलीवरी, पूरे प्रोसेस को बड़ा क्लोजली, 3 से 4 लोगों की टीम है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। डायरेक्टर के साथ बैठ रहे हो, टीम्स के साथ बैठ रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है। राइट, और मज़ा आता है ऐसा? मज़ा आता है, बिल्कुल आता है। अब जो मेन उस फिल्म के साउंड डिज़ाइनर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, बहुत साल हो गए क्योंकि, तो वो भी हैं, तो उनका भी आइडिया समझ रहे हो कि साउंड डिज़ाइनर कैसे सोचता है। राइट, हम तो स्टूडियो वाले लोग। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे
बहुत क्लैरिटी मिली कि हाँ फिल्मों पे काम ऐसे होता है, और वहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि ये फिल्म पे काम ऐसे होता है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बॉम्बे वापस आ गया उसके बाद, कि अब तो फाड़ देंगे, अब कूदते हैं अब मैदान और में। जिस दिन मैं बॉम्बे वापस आया और पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला, मैं जितने जोश में था ना, मैं उतना ही नीचे चला गया, क्योंकि रियलिटी इज एक्चुअली डिफरेंट। छोटा सिटी आपको सिखाता जरूर है, लेकिन आपको राजा नहीं बना देता, मतलब आपको बेस्ट नहीं बना देता। ठीक है, वो आपको एक बार बस एक्सप्लोर करवा देता है कि ये है। असली काम तो यहीं हो रहा है। कंसर्न्स अलग हैं, डिटेलिंग अलग है, राइट? वहाँ पे तो 4 लोगों की टीम संभाल रही है, यहाँ पे आते ही फिल्म दिखा रहे 4 लोग तो यहाँ पे बेसिक सेटअप पे बैठे हैं जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। कंसर्न इज डिफरेंट, फिल्म के लेवल अलग हैं, एक्टर्स अलग हैं, राइट? तो यहाँ पर आके जो जिनसे मैं मिला था, आई स्टिल रिमेंबर, बहुत बढ़िया आदमी रुद्र आनंद साउंड डिज़ाइनर हैं, और एक शंकर सिंह जी साउंड डिज़ाइनर हैं। फ़ोन के थ्रू कनेक्शन हुआ था, उन्होंने बुलाया, बातचीत हुई, मैंने उनको घूमा प्रोजेक्ट दिखाया कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है। देख के बोले कि तेरे को आता तो है, लेकिन ये तरीका नहीं है यहाँ काम करने का, तू यू नो कि क्या करना है, पर ये मोटिवेशन यहाँ से यहाँ। मैं कहा सर अब मेरे को तो यही आता है मैक्सिमम, मैं तो इतना ही सीखा हूँ। कहते तो अभी तू सिर्फ ऑब्जर्व कर। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू असिस्ट कर एक बारी, तेरे को समझ में आएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो तू हवा में उड़ता रहेगा कि तूने ये किया ये किया ये किया, तेरी फिल्म में ओके नीचे आ जा। ठीक है, मैंने कहा डन सर, आप बताओ काम क्या करना है। उन्होंने बोला असिस्ट करना है। किसको असिस्ट करना है? कल डबिंग है, एम्पायर स्टूडियो में आ जा। पेनल्टी फिल्म का डबिंग चल रहा था, शंकर सिंह जी उसके डबिंग कंडक्टर थे। तो शंकर सिंह जी ने कहा कि तू अभी खड़ा रह एक बार साथ में, तेरा पहला दिन है, तू जस्ट देख कि कर क्या रहे हैं। ये चीज़ मैंने पूना में देखी नहीं थी अभी तक। मैंने डबिंग की है, रिकॉर्ड किया है, डबिंग कंडक्टर पोस्ट को मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि कंसर्न अलग है, राइट? अभी फिल्म डब हो रही है, फिल्म है फुटबॉल के ऊपर। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी मेमोरी जा रही है, पूरी नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश में ये फिल्म शूट हुई है। ओके, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं पेनल्टी फिल्म की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये फिल्म शूट हुई है, जो बहुत ही लाउड सिटी है। अब मूवी वेरी नाइस, दैट वाज वेरी नाइस मूवी। उसका बनने का प्रोसेस भी बड़ा ही नाइस है। अगेन उत्तर प्रदेश लाउड सिटी, लोकेशन के साउंड यूजफुल नहीं है क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब पूरी फिल्म रीप्रोड्यूस की जा रही है स्टूडियो के अंदर, री रिकॉर्ड की जा रही है, सारे फोली एलिमेंट्स वाले वापस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, एम्बियंस वापस रिकॉर्ड किया जा रहा है, डबिंग डायलॉग्स वापस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और ये प्रोसेस सारे मूवी के लिए होता है कि इसके लिए? नहीं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है मूवी की। 2-3 टाइप की फिल्में। एक तो होती है फुल सिंक, मतलब जो लोकेशन से डेटा हम उठा के आए, वो परफेक्ट डेटा था, उसी को क्लीन करके हमने फिल्म में यूज़ किया। कई फिल्में होती हैं जो ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं जहाँ पर लोकेशन का डेटा हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ से फिल्म हम स्टूडियो में लेके आए, स्टूडियो में वापस हमने आर्टिस्टों की डेट ली और उसको रीडब किया। ठीक है, क्योंकि इट्स अ बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे एक फैक्टर है ये कि लोकेशन पे नॉइज था, वो दूसरा फैक्टर है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर को बिल्ड करना। कई कैरेक्टर पर्सनैलिटीज दिखती बहुत बड़ी हैं लेकिन आवाज़ बहुत छोटी होती है, राइट? तो उसको डब किया जाता है ताकि वो कैरेक्टर डिफाइन हो सके कि भाई ये विलन कैरेक्टर है, इसको हमें डिफाइन करना, तो आवाज़ हमें मोटी आवाज़ चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, को लगना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए, तो वो रीडअप होती हैं। तो ये प्रोसेस है बहुत सारे। उस टाइम पे मैंने एक पूरी फिल्म को 0 से डब होते देखा, मतलब फुटेज जो फील्ड की है वो यूजफुल ही नहीं है। इसका मतलब पूरी फिल्म में से डायलॉग हटा दो, इतने सारे किरदार सब साइलेंट है। अच्छा, सेट पे जो साउंड रिकॉर्ड होता है या डायलॉग रिकॉर्ड होता है उसको यूज़ करते हैं मूवी में? करते हैं, अगर वो यूज़ करने लायक हो तो। क्या होता है, कभी कभी इतना नॉइस होता है कि क्लीन करते करते वो यूज़ करने लायक बचता नहीं है। तो एक प्रोसेस करके देखा, समझ में आया कि नहीं ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि थिएटर में आपको भाई एक कड़क डायलॉग चाहिए। कड़क जब मैं शब्द बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि एक यूनिफॉर्म डायलॉग चाहिए, राइट? जहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है वहाँ पर कंसर्न है। अब ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी फिल्म डब कर दी, थोड़ी सी फिल्म डब नहीं है, होता है जो कि मतलब ऐसा करते हैं, थोड़ी सी फिल्म डब होती है, थोड़ी सी नहीं होती। लेकिन अगर पूरी फिल्म में इतने सारे पैच चल रहे हैं तो बेटर टू डब एंटायर फिल्म। फिर सारे लोगों की डेट वापस ली जाती हैं, फिर आपको मौका मिल जाता है इंसान की वॉइस को बदलने का भी। फिर वो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं बहुत सारे कि इसको वॉइस आर्टिस्ट से इमोशन डलवा दो इसकी आवाज़ में। लड़की की आवाज़ में इमोशन होना चाहिए थोड़ा सा, लड़के की आवाज़ में दम नहीं आ रहा। लुक्रम जैसे ये नॉर्थ ईस्ट की पर्सनैलिटी है, अगर आप लुक्रम से रियल लाइफ में मिलोगे, आई थिंक वो भी टेक्सटाइल से बिलोंग करते हैं, मार्क एंड स्पेंसर के अंदर कहीं पे काम करते थे जहाँ तक मुझे याद है। सो वो बहुत धीरे बोलता है बंदा, बहुत धीरे। उनकी हिंदी भी उतनी क्लियर नहीं होगी, हिंदी भी उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन इस फिल्म के अंदर हमने डब लुक्रम को ही करवाया। अच्छा, उस डब को निकालना
मुझे याद है, मतलब क्योंकि मैदान में भाग रहे हैं ये लोग, भागते भागते चीख रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। पूरी फिल्म में सिर्फ सांसों को डब करने के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। बंदा डिप्स मारता था, डबिंग टेक देता था, जंपिंग करता था, डबिंग टेक देता था। चाहिए ना, वो इमोशन ही नहीं आ रहा। आप एक प्लेयर को रिकॉर्ड कर रहे हो, प्लेयर नॉर्मल कैसे बोल सकता है कि अरे यार बॉल वहां से वहां पास करना, हो ही नहीं सकता ये। करेक्ट। वो भाग के आए वहां पे, अरे यार वो अगर ये डबिंग आर्टिस्ट होगा तो वो प्रोड्यूस कर देगा, अगर वो डबिंग आर्टिस्ट नहीं है तो वो साउंड को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो हमें उससे निकलवाना पड़ता था कि जैसे अगर भाग के आओ, ऊपर से नीचे आओ और फटाफट आके टेक दे दो, डिप्स मारो, टेक दे दो। चेस्ट वॉइस नहीं निकल के आ रही, माइक के सामने आके घबरा जा रहे हैं। 2 घंटे की फिल्म में आने वाले इतने सारे साउंड आपको कैप्चर करने हैं। डायलॉग्स पर्टिकुलरली, क्योंकि डायलॉग तो राजा है, आपको कैप्चर करने हैं। ये डायलॉग्स पहले सीन से लेके लास्ट सीन तक टोन में सिमिलर होना चाहिए। नहीं तो जैसे मैं आपसे अभी एक टोन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, मे बी शायद जब हम कल इस पॉडकास्ट पे वापस आके बैठे तो मेरी टोन चेंज हो जाए, हो सकता है मैं ऐसे बात करने लग जाऊँ आपसे। नाउ माई टोन इज डिफरेंट, मैं हाई टोन में चला गया हूँ, करेक्ट। अभी मैं लो टोन में हूँ, मिड टोन जो भी है मेरी। या फिर हो सकता है कि मैं कोई डबिंग करके आऊँ और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये तीसरी टोन आ गई। नाउ 3 डिफरेंट टोन्स। इसी तरह एक वॉइस आर्टिस्ट के अंदर ना इतनी सारी टोन्स बनी होती है ना, क्योंकि वो किरदार पे किरदार डब करता जा रहा है। अब उस किरदार को वो सुबह 4 फिल्में डब करके आया, 5वीं फिल्म आपकी डब कर रहा है। कंडक्टर का मेजर वर्क यही है कि भैया फिल्म डब शुरू होगा, ये कौन सा टोन छोड़ दिया इसने, नो बैक जाओ भैया, क्या डब कर रहे थे, डोरेमोन, निकालो उसको अपने अंदर से, अभी आओ फिल्म के अंदर, किरदार को सुनो, थोड़ी देर तक सुनो, फिर उनका एक एक टोन कान में रख के टेक, यस मैचिंग, टेक मैचिंग, टेक, पिच ही चेंज कर देते हैं। पूरी 2 घंटे की फिल्म 45, मैं कह रहा हूँ अगर 30 दिन तक डब चल रहा है, 30 दिन तक इतने सारे लोग आएंगे, उन सारे लोगों का वो जो टेक है वो सिमिलर साउंड कर रहा है। ये टेक केयर करता है डबिंग कंडक्टर। ओके, छोटी सी पोस्ट, लेकिन जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मैं पुणे में जो सीख के आया हूँ ना वो बहुत अच्छा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन नाउ द कंसर्न्स आर डिफरेंट। अभी मैं दूसरे तरीके से देखना शुरू करता हूँ कि ये भी रिक्वायरमेंट है भाई। ये वो रिक्वायरमेंट है जिसमें फिल्म डब हो रही है, जिसमें फिल्म डब नहीं हो रही वहाँ पे क्लीनिंग टूल्स, कि एक साउंड को, ऑलरेडी रिकॉर्डेड साउंड को बढ़िया कैसे बनाया जाए, क्लीन कैसे किया जाए। जो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, जो फील्ड पे रिकॉर्ड हुआ है, हाँ। सिंक साउंड है, लेकिन पेड़ के नीचे रिकॉर्ड हो तो कौवे बहुत सारे थे, ठीक है, दूर से आवाज़ें बहुत सारी आ रही थी, यूज़ वही करना है, तो क्लीनिंग कैसे काम करती है, तो उसके टूल्स हैं अपने बहुत सारे। तो पूरा डेडिकेटेड इंजीनियर होता है जो जिसका काम ही डायलॉग्स को क्लीन करना है। तो ये ऑडियो की लाइन में ये एक पोजीशन है, डायलॉग कंडक्टर एक पोजीशन है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें भी होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। 5 एलिमेंट मैंने बोले, 5 एलिमेंट को बनाने वाले लोगों की टीम है, उसमें असिस्टेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जब हम लोग एक्चुअल शूट पे जो इमोशन, जो एक्टिंग हो रही है, जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वही इमोशन जो साउंड अभी जिस इमोशन में मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसा मेरा अभी पिच है, जो मेरा अभी टोन है, उसी टोन में डबिंग के दौरान उस सेम उसके एक्टिंग से, उसके बिहेवियर से उस साउंड को मैच कैसे करते हैं वो एक्टर जो डब कर रहे हैं? एक्टर का काम है यार, ये एक्टर कर देता है, एक्टर की ट्रेनिंग है क्योंकि ऐसी, क्योंकि एट द सेम टाइम उसके लिपसिंग भी मैच होनी चाहिए। वो उसमें देखो इंजीनियरिंग भी काम करती है, अच्छा, उसमें एडिटर भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, बोला तो मैंने ही है ना, चैलेंज तब आता है जब कोई और मेरी आवाज़ आके डब कर रहा है। मैं अपनी टोन को फटाफट पकड़ लूंगा क्योंकि वो मेरी नेचुरल बॉडी, मतलब मेमोरी है मेरी, मैं पकड़ लूंगा उसको फटाफट। जैसे मैंने बोला फटाफट, मेरा फटाफट बोलने का तरीका है, जब डबिंग आर्टिस्ट आएगा तो वो बोलेगा फटाफट, 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 तो 3-4 टेक देगा। इंजीनियर उसको स्पीड अप स्पीड डाउन, थोड़ा सा मैच, इसकी बढ़ा दे करके मैच कर देगा लिप्स पे पूरा का पूरा। और वो टोन मैच होनी चाहिए, तो टोन मैच होती चलेगी, एडिट चलता चलेगा, तो लाइव एडिट चलता रहेगा डबिंग स्टूडियो के अंदर ऑलवेज, डब टेक होते रहेंगे, लिप मैच वहीं पर होगा। पीछे जो बैठी है टीम, कंडक्टर की जो टीम बैठी है या फिर डिज़ाइनर्स की जो टीम बैठी है, वो देखती रहेगी, यस लिप मैच इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन परफेक्टली, ओके, और ऐसे पूरी फिल्म डब होती है। तो ये मैंने एक्सप्लोर किया पेनल्टी में। पहला सेकंड टास्क आया, फिर हमें एमईएस बनाना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा उदाहरण,
आपने इतने सारे हम चीज़ें शूट करते हैं, आपने क्या कभी सोचा है कि जब आपके जो कैमरा है उसके अंदर जो माइक है वो क्या माइक है? सिंगल माइक है ना, एक माइक, हाँ। एक साउंड कैप्चर करेगा। आपके सामने माइक है, एक साउंड कैप्चर करेगा, मेरे सामने माइक है, एक साउंड कैप्चर करेगा, 3 साउंड होगी टोटल। आपके एडिट स्टेशन पे 3 ऑडियो क्लिप आएंगे, राइट? राइट और रॉन्ग? राइट। एक फिल्म जब आप थिएटर में देखने जाते हो, वो डॉल्बी एटमॉस थिएटर है, चारों तरफ से साउंड्स आ रही हैं, पूरा एनवायरनमेंट ऐसे लग रहा है मैं अमेजोन के जंगलों में हूँ, अगर अमेजोन दिखाया जा रहा तो। कितनी सारी साउंड्स है ना, ठीक है, इतने सारे किरदार हैं। तो ये तो एक रिकॉर्डेड साउंड, उसके बाद एम्बियंस रिकॉर्डेड। अब एम्बियंस भी तो ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा ना, किसी एक माइक से या 2 माइक से। तो 2 तो सराउंड कैसे बना? कहानी है ना, इसका मतलब लेयरिंग की गई है किसी तरीके से, पैनिंग की गई है किसी तरीके से, साउंड को री रिकॉर्ड किया गया परफेक्ट वे में, एरियाज को कैप्चर करके आए हैं, बहुत काम किया गया उसके ऊपर। सो एक फिल्म जो होती है ना, वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से काम है, बहुत डिटेलिंग वाला काम। परफेक्ट डिटेल्ड वर्क इज परफेक्ट फिल्म। ऐसा लग रहा है सुनते ही जाओ। है, चीज़ें इतनी सारी हैं। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, हम फिल्मों पे काम करते थे, हम चौल में जाके से पूरा रिकॉर्ड करते थे, 2 माइक्रोफोन लेके खड़े रहते थे, अलग अलग कॉर्नर्स रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि शूट चल रहा है, टेक चल रहा है, अभी एक कैमरा आपके ऊपर है, कट टू कैमरा मैदान में चला गया, कट टू कैमरा घर के अंदर आ गया, कट टू कैमरा मैदान में चला गया, और फिल्म में दिखाया जा रहा है कि मैदान घर के बाहर है। अचीव कैसे करेंगे? एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, थिएटर में एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, रूम कट टू ओपन, कट टू रूम, कट टू ओपन, कट टू रूम, दोनों के हर एक साउंड और डायलॉग में और साउंड मैच हो रहे हैं। मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो पीछे ग्राउंड पे गेम चल रहा है, कट टू सेम पॉइंट से गेम चल रहा है, और पूरा गेम वाइड चल रहा है। कौन कर रहा है? बंदे बैठे हैं, एम्बियंस वाला बंदा है जिसका काम है इसको डिज़ाइन करना, फोली वाला बंदा है, SFX वाला बंदा है जिनका काम है इन चीज़ों को डिफाइन करना प्रॉपरली, राइट? तो हर एक स्टेज पे हर एक बंदे का एक काम है। म्यूजिक वाला बंदा इसी में पूरी इन सारी चीज़ों को कंसिडर ना करके, फुटस्टेप कहाँ आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, SFX कहाँ आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया इमोशन क्या चल रहा है। मेरा काम है सिर्फ इमोशन को पकड़ के चलना, बाकी साउंड वाला देखेगा। तो देखो, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है पूरा। तो म्यूजिशियन का पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट, साउंड का पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइनर का पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट, सिमिलरली डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। डायरेक्टर तो कुछ और ही देख रहा है, राइट? तो कितने सारे पॉइंट, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, राइटर कुछ और ही सोच रहा था, मीनिंग निकाल रहे हैं चीज़ों से। आर्ट डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट, वो अलग ही मीनिंग निकाल रहा है कि मेरे फ्रेम में क्या होना चाहिए। तो कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यू, एक फिल्म बनती है, उसके बाद एक फिल्म जो एक स्टोरी बताती है, इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज के बाद परफेक्टली सिंक होते हैं, हर किसी का काम परफेक्ट होता है, ऑडियंस उस फिल्म को देखती है, थिएटर से बाहर आती है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ याद होती है, वो होती है फिल्म की स्टोरी और किरदार। करेक्ट। यही रीज़न है कि इस पूरे इंडस्ट्री में ना फेस बिकता है और कोई नहीं बिकता, क्योंकि याद ही वही रह जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जिस फिल्म और को विजुअली याद रहता है, जो हम देखते हैं विजुअली याद रहता है, विजुअल याद रहता है। ऐसा हमारे ऑडियो के लाइन में चलता है कि अगर फिल्म देख के बंदा आया और उसको म्यूजिक याद रह गया, इसका मतलब फिल्म अच्छी मिक्स नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब म्यूजिक वाले ने बहुत अच्छा काम किया, हाँ, मिक्सिंग इंजीनियर ने म्यूजिशियन को ऊपर कर दिया। अगर मैं फिल्म देख के आया और मुझे फिल्म याद रह गई, फिल्म का इमोशन याद रह गया, कहीं कहीं म्यूजिक जहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही थी वो म्यूजिक भी याद रह गया, तो एक अच्छी बैलेंस्ड फिल्म मैं देख के आया हूँ। क्योंकि हम उसमें खो जाते हैं ना जब मूवी देखते हैं, तो स्टोरी का एक हिस्सा बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे AI और ऑटोमेशन म्यूजिक इंडस्ट्री पे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। देखो, AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पर भी हम डिजिटल सेटअप को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहे हैं, उससे बनने वाली सारी चीज़ें AI हमें उसमें हेल्प कर रहा है, राइट? तो वो मार्केट को तो चेंज करेगा 101%, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये घबराने वाली बात भी नहीं है। घबराने वाली बात किसके लिए है? जो लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, सिर्फ एक स्किल से, वो फंस जाएंगे, क्योंकि AI जनरेट कर देगा वो सारी चीज़ों को टाइम के साथ। लेकिन अगर आप
टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास एक कंप्लीट स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास म्यूजिक प्रोडक्शन की स्किल है, अच्छी खासी नॉलेज रखते हो आप, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है। जहाँ पर मैं पहले 10 लोगों के थ्रू काम करवा रहा था, वो मुझे एक टूल जिसको मैं घर पे बैठ के एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे सैंपल बना के दे देगा। मतलब मेरे आइडियाज़ को ड्रॉ करने के लिए एक हेल्पिंग टूल आ गया, जैसे चैट जीपीटी है। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी ज़्यादा सोच रहा है, वो लिख देता है चैट जीपीटी पे, उसको पूरा रिजल्ट आ जाता है। पूरे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ पर भी रिटन फॉर्म में आपको कुछ चाहिए, वहाँ पे चैट जीपीटी आपको हेल्प कर दे रहा है, राइट। उसी वे में जहाँ पर क्रिएटिव फॉर्म में आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एआई आपको उसके सैंपल्स बना के दे देगा। अगर आप क्रिएटिव हो, आपके वर्क को थोड़ा इजी करेगा, वो टाइम को भी कम करेगा। हाँ, वो आपके वर्क को इजी कर देगा। और ये पूरा शिफ्ट है मार्केट के अंदर, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो, क्योंकि हर एक चीज़ में एआई आता जा रहा है, राइट। तो एआई को सीख लो। हम सोचते कैसे ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार एआई आ गया, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। एआई आ गया, मार्केट में कितने सारे लोग बाहर निकाले जाएंगे। भाई निकाले जाएंगे, 101% निकाले जाएंगे। जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में आया था तब भी निकाले गए थे। लेकिन अकाउंट इंडस्ट्री थोड़ी बंद हो गई, अकाउंटेंट्स तो आज भी है ना, बस वो अकाउंटेंट्स अकाउंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। आज ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है, तो आप एआई को सीख लो। आप एआई को यूज़ करना सीखोगे तो जो टास्क फोर्स होगी वो चेंज हो जाएगी, वो एआई को यूज़ करने वाली टास्क फोर्स होगी। क्योंकि रिक्वायरमेंट तो बहुत बड़ा कंटेंट बनाने की है, बहुत पूरी फिल्म बनाने की है। 2 घंटे हम लोग फुटेजेस थोड़ी बना रहे हैं, रिजल्ट आउटपुट फुटेजेस नहीं है, आउटपुट है एक प्रॉपर स्टोरी, राइट। वो प्रॉपर स्टोरी के पार्ट इतने सारे हैं। एआई आपके फ्रेम जनरेट करवा देगा, आपको सैम्पल म्यूजिक बनवा देगा, आपके सैम्पल साउंड सर्च करवा देगा। तो जो ब्राउजिंग में मैन्युअली बैठ के कर रहा था वो एआई मेरे लिए कर देगा। करेक्ट। स्टोरी तो मेरे दिमाग में ही है ना, एआई मुझे सैंपल दे देगा कि हाँ ये ऐसी भी हो सकती है, वैसी भी हो सकती है। तो एआई तो ब्यूटीफुल है भाई, उसको तो सीख लो। सो द लास्ट क्वेश्चन, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट है अगर उसको आना है तो क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है? यार जॉब्स बहुत सारी हैं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक उसका प्री स्टेज भी लेके आऊँगा कि जिसको भी म्यूज़िक की लाइन में आ रहा है ना, पहले और थोड़ा इसको ब्रीफ में करते हैं। हाँ, तो पहले म्यूज़िक की लाइन में आने वाले को म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ब्लाइंडली मत आएँ, ठीक है, कि प्रोडक्शन सीखेंगे सीधा। टूल को सीखना 7 दिन का काम है, 8 दिन 10 दिन मैक्सिमम 1 महीना आप किसी भी टूल को सीख दोगे। और ये टूल हर 2-3 महीने में चेंज हो जाता है, अपना वर्जन चेंज कर लेता है, एडवांस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें टूल्स में चलती रहती हैं, राइट। म्यूज़िक की नॉलेज जो होल्ड करके रखता है ना, वो अपने आप को ढाल लेता है। तो म्यूज़िक सीखो। म्यूज़िक सीखने का मतलब है एक तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख लो, म्यूज़िक थ्योरी को समझ लो। म्यूज़िक थ्योरी आ गई, इंस्ट्रूमेंट आ गया, थोड़ा गाना भी सीख लो तो बहुत अच्छा है। नहीं गाना सीखना कोई बात नहीं, इंस्ट्रूमेंट तक सीमित रह सकते हो, लेकिन अगर गाना सीख लोगे तो कंप्लीट हो जाओगे। उसके बाद आपको आपकी इस नॉलेज को बस प्रोडक्शन टूल के ऊपर डालना है। बाय डिफॉल्ट जो ह्यूमन है ना वो ऑब्जर्वर है। आप अपने आप नेचर्स को एब्जॉर्व करके, लोगों को ऑब्जर्व करके कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे, लिखना शुरू कर दोगे, राइट। लिखते लिखते, गाते गाते, लोगों को कॉपी करते करते आपको शब्दों का ज्ञान भी हो जाएगा। करेक्ट। तो एक स्टेज आएगी जहाँ पर आप इन सारे शब्दों को यूज़ करके एक नया पूरा गाना लिख दोगे, ठीक है। तो गुरदास मान जी हैं, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये हैंड पंप का प्रोसेस है, ठीक है। आप पहले उसमें पानी डालो, पानी नहीं आ रहा अभी, आप पानी डालो, पानी डालोगे फिर ट्राई करोगे ना, तो वो पानी नीचे के पानी को पकड़ के ऊपर लेके आएगा। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, पता है। हाँ। गांव में जैसे में हैंडपंप होते हैं ना, तो उसके कभी कभी ना पानी सूख जाते हैं, मतलब आप पंप मारोगे तो हल्का हो जाएगा, पानी नहीं आता, तो ऊपर से 2-3 बड़े बड़े मग पानी डालते हैं और उसके बाद पंप मारते हैं तो पानी आ जाता है। सिमिलर वे में म्यूजिक आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास म्यूजिक नहीं है, आप लोगों को सुनो, अपने अंदर म्यूजिक डालो, कॉपी करो, अपने अंदर म्यूजिक डालो, इंस्ट्रूमेंट सीखो, इंस्ट्रूमेंट कॉपी करो, अपने अंदर डालो, अपने आप आपका शरीर एक दिन आपको बढ़िया म्यूजिक पीस बना के दे देगा। ओके, सो अभी क्लोज करेंगे यहाँ पे। बहुत बड़ा सेशन हो गया, बहुत बड़ा सेशन हो गया अपना, और एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे ये सब सुनने में, और ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही जाऊँ, बट इतनी लंबी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो थैंक यू सो मच सर, आप मेरे शो में आने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने बताई, और बहुत ऐसी बात बताई जब मैंने सुना भी नहीं था वो चीज़,
और इसलिए वो सुन करके ना अपना सेशन इसलिए इतना ज़्यादा चला गया क्योंकि ये सब चीज़ें बातों से बातें। हाँ, बातों से बातें होते चले गए, वो बढ़ते चला गया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, हम हमेशा ना जैसे ऑडियो की लाइन की बात कर रहे हैं, ऑडियो की लाइन अपने आप में एक अनएक्सप्लोर्ड लाइन है। ओके। हमने बचपन से पिक्चर फॉर्मेट के अंदर देखा है, पिक्चर्स को इमेजिन किया है, पहली चीज़ भी पिक्चर खींचना ही सीखा हमने, राइट। हमारा जो पूरा सिस्टम है ना वो पिक्चर मेमोरी पे चलता है, ऑडियो की मेमोरी पे नहीं चलता। किसी के भी फ़ोन में जो रिकॉर्डर है उसमें किसकी मेमोरीज रिकॉर्डेड है? सिर्फ म्यूजिशियन की मेमोरीज रिकॉर्डेड है वहाँ पे। करेक्ट। कैमरा का मेमोरी फुल होता जा रहा है, क्लाउड की स्टोरेज कम पड़ जा रही है, बट रिकॉर्डर का मेमोरी फुल नहीं हो रहा। या तो किसी का काम वैसा है जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग यूज़ हो रही है, उसके अलावा सिर्फ म्यूजिशियन एक ऐसी पोजीशन है, मतलब एक पोस्ट है, एक ऐसा काम है जहाँ पर वो रिकॉर्डर यूज़ हो रहा है। तो हम लोग ऑडियो एक्सप्लोर ही नहीं करते बाय डिफ़ॉल्ट। साधु लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको, मेडिटेशन वाले लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो ऑडियो के थ्रू जर्नी इज़ डिफरेंट, आप अलग ही चीज़ें सोचना शुरू कर देते हो। दैट्स व्हाई कॉन्वर्सेशन इतना इंटरेस्टिंग। हाँ, सो वो पार्ट क्योंकि अनटच्ड है, तो मज़ा आता है सुनने में। एनीथिंग यू वांट टू से इन कैमरा? कैमरे में बस यही बोलूँगा कि विकास भाई इज़ डूइंग गुड। थैंक यू। अच्छा इंटरेक्शन रहा है ये अभी तक, और मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना बोल दूंगा क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ। खैर, किसी ने वो कुएं से नॉलेज निकालने की कोशिश की तो आई एम वेरी हैप्पी। बाकी कीप ग्रोइंग, होपफुली हम वापस मिलेंगे पक्का, मेरी एल्बम के बाद हम मिलेंगे, ठीक है। एंड देन या डेफिनेटली विल शूट अगेन और बहुत सारी बातें करेंगे। अभी हमने बहुत छोटे छोटे चंक्स पे बातें की हैं, ये अभी जस्ट हर एक चीज़ को टच किया है अभी। यस, अभी डीप में जाएंगे, उसके डीप में